तो अब बात करते हैं हम सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 क्लॉज ए, बेलेबल ऑफेंस। जो भी बेलेबल ऑफेंस सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में लिखे गए हैं वो सब बेलेबल ऑफेंस ही माने जाएंगे। ठीक है। दूसरा लिखा है कि किसी भी अनदर लॉ के हिसाब से, जैसे मान लो पॉस्को, ठीक है। दूसरा हो गया मान लो एनडीपीएस, तीसरा हो गया मान लो एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फोर्थ हो गया मान लो आर्म्स एक्ट। ठीक है। तो एक तो बेलेबल ऑफेंस वो हुए जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, दूसरे हुए जो कि जैसे ये सब लॉज है, पॉस्को चल रहा है, एनडीपीएस, एनआई एक्ट, आर्म्स एक्ट, जो इनमें दिए गए हैं बेलेबल ऑफेंस वो भी बेलेबल ऑफेंस ही माने जाएंगे। ठीक है। और दिया गया है इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस, जो इनसे हटके दूसरे ऑफेंसेस है जो बेलेबल ऑफेंसेस नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस माने जाएंगे सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज बी, चार्ज। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है किसी केस का, और इन्वेस्टिगेशन में जो जो भी उसे अपराध समझ में आते हैं या इन्वेस्टिगेशन से निकल के आते हैं उनका वो चार्ज लगाती है सेक्शन से। ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे किसी ए ने मर्डर किया बी का, ठीक है। अब मर्डर का सेक्शन क्या हुआ? 302। ए की चार्ज हो गया, चार्ज लगाया सेक्शन पे, चार्ज लगाया 302 का मर्डर के लिए। अब इसमें दिया हुआ है अगली बार कि व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। ठीक है। एक से ज्यादा चार्ज भी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो इसी ए ने पहले किसी को किडनैप कर लिया, ठीक है, फिर उसका रेप कर दिया, देन मर्डर कर दिया, मान लो बी का किया। अब इस पे सेक्शन लगेंगे 363, रेप के लिए लगेगा 376, मर्डर के लिए लगेगा 302। तो इस इन्वेस्टिगेशन में जितने भी अपराध निकल के आएंगे किसी एक के या किसी भी इंसान के, तो उतने ही हेड ऑफ चार्ज बनाए जाएंगे चार्जशीट में। ये होता है चार्ज। समझ में आया आपको? 2 क्लॉज सी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर्स कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है। और दूसरा बात ये कि जो भी सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में और अंडर एनी अदर लॉज, जो मैंने पहले सेक्शन में बताया था, जैसे पॉस्को हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, एनडीपीएस, एनआई एक्ट, इनके हिसाब से इनके अकॉर्डिंग भी जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस उन एक्ट्स में दिया हुआ है वो भी कॉग्निजेबल एक्ट ही माना जाएगा। ठीक है। देन अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है ना वो नॉन बेलेबल होता है सिर्फ, जबकि ऐसा नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल भी हो सकता है और बेलेबल भी हो सकता है। ठीक है। अब इन दोनों में ही पुलिस अब इन दोनों केसेस में ही पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है। अब क्या होगा कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें क्या होगा कि
कोर्ट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा बेल लेने के लिए, ठीक है। फिर बेल सुनी जाएगी, वो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट देखेगा सारा केस क्या है और उसको जैसा भी लगेगा उसके हिसाब से वो या तो बेल देगा या नहीं देगा, ठीक है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेलेबल जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन वो उसे बेल भी दे सकती है, बेल दे देगी। अब मान लो पुलिस ने अरेस्ट किया ए को, ठीक है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पहले पुलिस को पता चला कि नहीं, पहले तो ये पता चला पुलिस को कि ए ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ठीक है। तो उन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस के हिसाब से एफआईआर बना दी, लेकिन अब उन्हें बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि नहीं, ये तो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उसी एफआईआर तो वही रहेगी, लेकिन जो चार्ज लगाएंगे ना, तो चार्ज के सेक्शन चेंज हो जाएंगे और चार्ज में वो लिख भी देते हैं उसमें कि इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं मिला है, ये सिर्फ बेलेबल ऑफेंस ही है। तो इसके सेक्शन ये हैं, तो उसके हिसाब से जो बेल होगी वो मजिस्ट्रेट उसको एक श्योरिटी पे दे देगा, ठीक है। बस वो एक श्योरिटी जमा करे अपनी कोर्ट में, और वो अगर ए अपनी श्योरिटी जमा करता है कोर्ट में तो उसको बेल मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो ये हुआ चार्ज। सेक्शन 2 क्लॉज डी, कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. सबसे पहली बात, कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। सबसे पहली बात कि कंप्लेंट केस में या कंप्लेंट करने में वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, जो कंप्लेंट होगी वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को होगी या तो, है ना। इसमें लिखा है कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। जो कंप्लेंट है वो ओरली मतलब ओरल आई मीन बोल के या इन राइटिंग में दे सकते हैं जज को, मजिस्ट्रेट को, ठीक है। विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, इस इरादे से कि मजिस्ट्रेट उस इंसान पे एक्शन करे जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट कर रहा है, चाहे वो उसको जानता हो चाहे वो उसको ना जानता हो। जानने ना जानने का पर्पस मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई आया और उसने बोला कि मैं बस में चढ़ा और मेरा पर्स चोरी हो गया, तो ये हो गया अननोन केस, मतलब वो जानता तो है नहीं कौन था। तो इस पे आप एक्शन लें और इन्वेस्टिगेशन कराएं और इंक्वायरी कराएं, ठीक है। अब अगर वो जानता है कि नहीं, उसे पता है कि मान लो किसी ए ने मेरा पर्स चोरी किया है, तो ये हो गया नोन पर्सन। तो जानने और ना जानने का मतलब यहाँ पर ये है, हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। जो कंप्लेंट है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें, कंप्लेंट का एक्सप्लेनेशन। वो बोलता है कि एक तो जो ऑफेंस हुआ, जो ऑफेंस है वो या तो कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो क्या होगा, अगर कोई इंसान पुलिस के पास जाता है और वो अपना इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है और पुलिस को लगता है ये तो बेलेबल ऑफेंस, ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होगा उसके लिए तो होगी एफआईआर, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या होता है एनसीआर, ठीक है। तो एक तो हो गई एफआईआर, ये तो एफआईआर होगी और ये पुलिस रिपोर्ट ही बोला जाएगा इसको, ठीक है, ये तो पुलिस रिपोर्ट होगी एफआईआर। अब जो दूसरा होगा एनसीआर, एनसीआर को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेंट, एनसीआर को कंप्लेंट ही समझा जाएगा।
सेक्शन 2 क्लॉज ई, हाई कोर्ट। इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ऑफेंसेस को जुरिस्डिक्शन मिलेगा उस हाई कोर्ट में। जैसे यूपी में कोई केस होता है और हाई कोर्ट जाना है तो यूपी के हाई कोर्ट में जाएगा, इलाहाबाद में, ठीक है। अब जैसे कोई एमपी में कोई अपराध होता है तो वो एमपी हाई कोर्ट में जाएगा। तो ऐसे ही एक स्टेट वाइज हाई कोर्ट्स हैं जिसका जुरिस्डिक्शन उसी के हाई कोर्ट में होता है। सेकंड, इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। अब जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरीज का हाई कोर्ट उन स्टेट्स की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, उनको बढ़ा देना। जैसे आप ये समझो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, वो पंजाब का भी है, इधर हरियाणा का भी है और खुद चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी है। तो वो दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो उसके सारे केस जो भी इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो कितना बड़ा है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है ना। तो इस पूरे जुरिस्डिक्शन का जो भी केस होगा, जो हाई कोर्ट जाएगा, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाएगा। यूनियन टेरिटरी को किसी हाई कोर्ट से अटैच नहीं किया गया, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इतनी नहीं बढ़ाई गई, तो वो वहां के हाईएस्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ला दिया जाएगा जहां पे क्रिमिनल अपील सुनी जा सकती है, ठीक है। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। इस कोड के अकॉर्डिंग ये एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जहां जहां भी इंडिया में लागू होता है उसके हिसाब से वही इंडिया की टेरिटरीज है, ठीक है। जैसे मैंने पहले वो सेक्शन बताया था ना, फर्स्ट सेक्शन में, द स्टेट ऑफ नागालैंड, द ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे अगर ये नहीं होता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये इंडिया नहीं है। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज इंडिया नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। बाकी जिस जगह पे, जिस टेरिटरीज में, जिस स्टेट में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट लागू होता है, अप्लाई होता है, वो सब इंडिया माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज जी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। जो इंक्वायरी है वो मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा की जाएगी या कराई जाएगी, अदर देन ट्रायल, ठीक है ना, ट्रायल के हटके, ट्रायल से अलग। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई ए है, उसने कंप्लेंट की मजिस्ट्रेट से। अब क्या होगा, मजिस्ट्रेट, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस एफआईआर करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है ना, कंप्लेंट का जुरिस्डिक्शन उसी जज के साथ होगा, तो वो एक इंक्वायरी कराएगा, इन्वेस्टिगेशन जैसे इंक्वायरी होता है जो कि मजिस्ट्रेट कराता है, होगा वो भी पुलिस के द्वारा। मजिस्ट्रेट तो नहीं जाएगा इंक्वायरी करने अपने आप, वो होगा, लेकिन वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा पुलिस को कि इस कंप्लेंट के या इस केस में इंक्वायरी की जाए, जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसका ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये होता है इंक्वायरी।